Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good evening to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है और साथ ही साथ यह जो है पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये दोनों क्लासेस में इसको पढ़ना है। तो आज हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे जो पीजी के कोर्स के अंतर्गत जो सेमेस्टर 1 में पेपर 3 है और उसमें जो आपका दिया गया है एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो पेपर है, उसमें हम लोग एरिस्टोटल की चर्चा कर रहे थे, अरस्तू की चर्चा कर रहे थे और हम लोग उनके विभिन्न विचारों को देख चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो उनके स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्होंने स्टेट के बारे में जो कॉन्सेप्ट अपना दिया है कि राज्य कैसा होगा, राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य का स्वरूप कैसा है, और इसके बाद हम लोग उनके अनुसार जो राज्य की विशेषताएं बतलाई गई हैं प्लेटो के एरिस्टोटल के अनुसार, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अरस्तु के अनुसार राज्य एक सावयवी जीवधारी के समान है। पिछले भी लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि ये क्या है, इसका मतलब। और अतः जिस प्रकार एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। अरस्तु के विचार को मानव शरीर के उदाहरण से समझा जा सकता है। मानव शरीर में जिस प्रकार हाथ, पैर, नाक, कान सभी अंग होते हैं और इन सभी अंगों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं और इनके करने के लिए इनको जो है शरीर पर निर्भर रहते हैं, और यदि शरीर का कोई भी अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है या उसे ठीक प्रकार से नहीं कर पाता तो शरीर निर्बल हो जाता है। तो यही बात शरीर के बारे में उन्होंने कही है और वही राज्य के बारे में भी कही जा सकती है। और जिस प्रकार शरीर का विकास एक स्वाभाविक ढंग से होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का भी विकास हुआ है और शरीर के समान राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर बनता है और ये अंग व्यक्ति और उसकी संस्थाएं, परिवार, ग्राम आदि हैं। और जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य के सभी अंगों को उनको अपने निर्धारित कार्य करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राज्य के विकास का स्वरूप जो है वो सावयवी है, ऑर्गेनिक है और या जैविक है, और व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके अभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। इनके विकास की अंतिम जो परिणति है वो क्या होती है, राज्य में होती है। राज्य के विकास के संदर्भ में अरस्तु के दृष्टिकोण को समझाते हुए प्रोफेसर बारकर लिखते हैं कि राजनीतिक विकास जैविक विकास है और राज्य तो मानो पहले से ही ग्राम, परिवार और व्यक्ति के रूप में भ्रूण अवस्था में होता है। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया ऐसी है मानो राज्य आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न रूपों को धारण करता है और प्रत्येक रूप इसको पूर्णता से अधिक निकट ले जाते हैं। और इस प्रकार अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार विकासवादी सिद्धांत पर के अनुरूप है और परिवार के विकास में व्यक्ति पूर्णतत्व की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और कुछ और अधिक पूर्णता की प्राप्ति उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति ग्राम को जन्म देती है और संपूर्णता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते हुए मानव के चरण अपने मंजिल तक उस समय पहुंच जाते हैं जबकि एक सर्वोच्च एवं सर्वव्यापी समुदाय राज्य की स्थापना होती है। तो हमने देखा कि उन्होंने विकासवादी सिद्धांत को के आधार पर राज्य के सिद्धांत को भी एक्सेप्ट किया है, उसको एक सावयवी जीवधारी के समान माना है और राज्य का विकास एक क्रमिक विकास के रूप में उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। अब आते हम लोग चर्चा करते हैं कि राज्य की विशेषताएं उनकी जो है उन्होंने क्या बताई है। तो उन्होंने पहली जो विशेषता राज्य के बारे में कही है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, दैट मीन्स स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूट। तो अरस्तु द्वारा राज्य के प्रभाव के बारे में प्रकट किए गए विचारों से प्रकट होता है राज्य जो है एक स्वाभाविक संस्था उसको मानते हैं और उसके अनुसार राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति
अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही बृहद रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। और व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार से प्रारंभ होता है, उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में की जा सकती है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। इस कथन की पुष्टि करते हुए अरस्तु यह तर्क देते हैं कि जिन संस्थानों पर राज्य आधारित है वे संस्थाएं स्वाभाविक हैं, और जो निश्चय ही उन स्वाभाविक संस्थाओं के विकास के रूप में स्वाभाविक होगा। अरस्तु का यह भी मत है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, इसलिए राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है। और उन्होंने कहा है कि मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा, उसके समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा जो है वो राज्य है। और वह ये भी कहते हैं कि राज्य स्वाभाविक है और इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु है। ठीक है, इसलिए राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। दूसरी जो विशेषता उन्होंने बताई है वो है कि राज्य व्यक्ति से प्रधान है। स्टेट इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल्स। तो अरस्तु का यह भी मानना है कि राज्य जो है मनुष्य से प्राथमिक है, और ऐसा कहने से में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उनके कहने का अभिप्राय यह है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक संपूर्ण समुदाय है और व्यक्ति केवल एक तत्व है, और पूर्णता पहले आती है और उसके बाद उसके अंग आते हैं। इसलिए राज्य व्यक्ति की पूर्ववर्ती संस्था है, और मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार, ग्राम के अस्तित्व के आने से पूर्व हो चुका था। अरस्तु का कहना है की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राज्य पहले आता है। अरस्तु के इस दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर फास्टर ने लिखा है कि राज्य का स्थान प्रकृतिवश परिवार और व्यक्ति से पहले है, क्योंकि अवयवी अनिवार्यता अवयव से पहले आते हैं, और राज्य प्रकृति की रचना है, वह जो है व्यक्ति से पहले आता है। इसका प्रमाण यह है कि जब व्यक्ति को राज्य से पृथक कर दिया जाता है तो वह आत्मनिर्भर नहीं रह पाता, अतः उसकी स्थिति अवयवी की तुलना में अवयव जैसी हो जाती है। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने बताई है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। द स्टेट इज अ सुप्रीम एसोसिएशन उन्होंने कहा है। तो क्यों कहा है, तो अरस्तु के अनुसार राज्य एक जो है सर्वोच्च समुदाय है, और उसने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का ही समुदाय नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। इस दृष्टिकोण के पक्ष में वो कहते हैं कि दो तर्क देते हैं और कहते हैं, पहला तर्क है कि राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक धार्मिक संस्थाएं होती हैं और इन संस्थानों का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य कर सकती हैं और ये राज्य के अधीन ही होती हैं और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरा उन्होंने जो तर्क दिया है, कहा है कि राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाएं एक पक्षीय होती है, और जैसे धार्मिक संस्थाएं धार्मिक कार्यों को करती हैं, सामाजिक संस्थाएं सामाजिक कार्यों को करती हैं, आर्थिक संस्थाएं आर्थिक कार्यों की पूर्ति करती हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकती, और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका अधिकतम विकास करती है। अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय है। तीसरा जो उन्होंने तर्क दिया है कि राज्य के अंतर्गत कार्यरत सभी संस्थानों का कोई न कोई अपना लक्ष्य अवश्य होता है, पर राज्य के लक्ष्य में ये सभी लक्ष्य निरंतर होते रहते हैं। इसका कारण यह है कि राज्य अपने नागरिकों को अपने जीवन को शुभ और सुखी बनाने के का अवसर प्रदान करता है, और वे इस प्रकार के जीवन की प्राप्ति राज्य के सदस्यों के रूप में कर सकते हैं, समुदायों या संस्थानों के सदस्यों के रूप में नहीं। अतः जो है राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। चौथा जो उन्होंने विशेषता बतलाई है वो ये है
कि राज्य का स्वरूप जो है वो जैविक है। स्टेट इज अ लाइक एन ऑर्गेनिक। तो ये क्या है, अरस्तु ने राज्य को की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वरूप जैविक या आंगिक जो है कहा है। और जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत से विभिन्न अंग होते हैं और प्रत्येक अंग अपना पृथक पृथक कार्य करते हैं और प्रत्येक अंग के अपने अस्तित्व होते हैं एवं जीवन के हेतु संपूर्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। और जब अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय कहता है तो उसके सिद्धांत में राज्य का यही जैविक रूप जो है परिलक्षित होता है। उसने राज्य की तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है और उसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध होता है जो शरीर और हाथ का होता है। और उसने यह भी कहा है कि जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में अत्यधिक वृद्धि होने से समस्त शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्य के किसी तत्व में अत्यधिक अभिवृद्धि हो जाने से राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो ये उन्होंने बताया है। और पांचवा जो विशेषता अपने राज्य की उसने बताई है वह कहा है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। द स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार राज्य की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह जो है आत्मनिर्भर, उसका आत्मनिर्भर होना उसकी एक विशेषता है। और आत्मनिर्भरता से अभिप्राय है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है और उसने इसके लिए यूनानी शब्द अतर्किया का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है पूर्ण निर्भरता। और अरस्तु के शब्दों में आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। परंतु अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग अति व्यापक अर्थ में किया है और उसने इसका अभिप्राय यह है कि राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है अपितु उसे अच्छा और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने में भी हेल्प करता है। राज्य व्यक्ति के लिए समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती है। और अरस्तु ने कहा है कि अरस्तु का जो दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट करते हुए बारकर कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और नैतिक प्रेरणाओं और भावनाओं की उपस्थिति है जो किसी भी प्रकार की बाह्य भौतिक या नैतिक सहायता पर निर्भर हुए बिना पूर्ण मानव का विकास संभव बनाए। ठीक है, और उसके बाद अगली जो विशेषता उन्होंने बताई है कि नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। सिटी स्टेट इज़ द हायर पॉलिटिकल एसोसिएशन। अरस्तु ने के लिए प्लेटो की भांति ही नगर राज्य सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। यद्यपि उसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, लेकिन अरस्तु ने इस साम्राज्य के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में किया है। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। सातवां जो विशेषता उसने बताई है वो है एक राज्य विविधताओं में एकता है। राज्य विविधताओं में एकता है। द स्टेट इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें विविधता में एकता पाई जाती है। और प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल दिया था और वह संपूर्ण राज्य को एक परिवार के रूप देना चाहता था, किंतु अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी विचारों से सहमत नहीं था। और प्लेटो के समान अरस्तु राज्य की चरम एकता पर बल न देकर वह राज्य की विविधताओं में एकता का समर्थन करता है। और अरस्तु के अनुसार राज्य का आदर्श स्वरूपी उसकी विविधता में एकता है। उसका निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से होता है। जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुरूप मिश्रण से बनता है, ठीक उसी प्रकार मधुर संगीत की सृष्टि भी विभिन्न रागों और तालों के समन्वय से होती है। ठीक उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर होता है। स्वयं अरस्तु ने कहा है कि राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी होता है।
एकता की ओर अधिकाधिक बढ़ना तो राज्य के विनाश का कारण होता है। ठीक है, एकता की ओर अगर ज़्यादा बढ़ता है तो राज्य जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इसके बाद अगली जो विशेषता उन्होंने बताई है कि राज्य जो है एक क्रमिक विकास है ना, द स्टेट इज अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन। ठीक है, अरस्तु राज्य के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं और उनके अनुसार राज्य का विकास क्रमिक रूप में हुआ है। राज्य का विकास ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सावयवी जीवधारी का विकास होता है, और राज्य के विकास का रूप आंगिक है और व्यक्ति, परिवार, ग्राम इसके अभिन्न अंग हैं, और ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है, और अंत में इनके पूर्ण रूप में विकसित हो जाने पर राज्य के दर्शन होते हैं। जिस तरह से पूरा अंग विकसित हो जाता है तो पूरा शरीर हो जाता है, उसी तरह से ठीक राज्य भी का भी निर्माण वैसे ही होता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। द स्टेट इज द स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म। तो अरस्तु के अनुसार राज्य एक मानवीय समुदाय है, अतः इसका उद्देश्य मानव में सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। तभी तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है नैतिक जीवन की आध्यात्मिक समुदाय है ना, मतलब कि स्टेट इज द स्पिरिचुअल एसोसिएशन इन अ मोरल लाइफ। ठीक है, और जिस प्रकार व्यक्ति नैतिक जीवन का अनुसरण कर आनंद की प्राप्ति करता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का आनंद भी सकारात्मक अच्छाई का विकास करता है। ठीक है, उसके बाद जो अगली विशेषता है कि संविधान राज्य की पहचान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडेंटिफाई ऑफ द स्टेट। ठीक है, अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन के समान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर वैल्यू देते हैं। जब हम लोग संविधान का वर्गीकरण उनका पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसकी डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है। और जो अंतिम विशेषता उन्होंने बतलाई है कि राज्य और शासन में भेद है ना, राज्य और शासन में, स्टेट एंड गवर्नमेंट में, दोनों में डिफरेंसेस है ना, देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो अरस्तु ने राज्य और शासन में स्पष्ट भेद किया है। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु कहते हैं कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आता है जब शासकों को जाता है, और राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये सारी कुछ विशेषताएं जो है उन्होंने बताई है राज्य के बारे में। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने विकासवादी जो सिद्धांत है उसका अनुरूप किया है और राज्य को एक सावयवी जीवधारी के रूप में इसको बताया है, और उसके जैविक रूप को एक्सेप्ट किया है। और इसकी विशेषताओं में उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं बतलाई हैं, जैसे कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य जो है व्यक्ति की पूर्व की संगठन है, राज्य सर्वोच्च संस्था है, राज्य का स्वरूप जैविक है, राज्य एक आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट है, और नगर राज्य जो था वो श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है, राज्य जो है विविधताओं में एकता है, और राज्य का एक क्रमिक विकास हुआ है, ग्रेजुअली इवोल्यूशन इसका हुआ है। उसके बाद राज्य जो है एक आध्यात्मिक संगठन है, संविधान इसकी पहचान है, और राज्य और शासन में भेद है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं अरस्तु ने अपने राज्य के का जो सिद्धांत संबंधी जो विचार हैं उसमें राज्य की विशेषताओं के लिए बताया है। आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न रखें, मैं उस प्रश्न का जवाब आपको ज़रूर दूंगी और आपके डाउट्स को पूरे तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।